Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. सो गाइस, वेलकम टू दिस कोर्स। एंड इस कोर्स में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक है, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से। एंड सिंस इट इज़ अ वेरी बेसिक बुक, वी नीड टू स्टडी इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी हम बेसिक क्वेश्चन जैसे इक्वालिटी क्या होता है, आप लिबर्टी से क्या समझते हो, है ना, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, ये सब क्वेश्चन हम तुरंत कर सकते हैं ना, और अपना टाइम बचा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने मॉड्यूल 1 से। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि हम मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करेंगे, और मॉड्यूल 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन है कोर्स का। हम देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या हमारी लर्निंग्स रहने वाली है ना। तो जस्ट अ मिनट, क्या क्या हम पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में। हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है ना, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है सोसाइटी में, है ना, पावर कैसे एलोकेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बना कैसे था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या चीज़ इफ़ेक्टिव बनाती है ना, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव होता है ना, राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कौन प्रोटेक्ट करता है, जुडिशरी का क्या रोल है राइट्स को इंटरप्रेट करने में, ठीक है। और फिर आखिरी में हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। तो पहला पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखोगे कि तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी सी बुक है ना, एक बड़ी सी बुक है जिसमें खूब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, मतलब पूरी कंट्री को गवर्न कैसे करना है वो उस चीज़ में लिखी हुई है। तो क्या है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बेसिकली, ठीक है। एक बुक है जिसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं। किस चीज़ के रूल्स हैं वो, है ना, किस चीज़ के रूल्स हैं कि इंडिया को हम गवर्न कैसे करेंगे, ठीक है, इंडिया गवर्न कैसे होगा। क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे तो कैसे गवर्न कर सकते हो, आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे ना, कुछ बेसिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, जिसको फॉलो करके लोग रूल्स जिनको फॉलो करके इंडिया को गवर्न कर सकेंगे हम, है ना। तो वो रूल्स जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और क्या क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये बताता है कि जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो कैसे डिवाइडेड है। जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और अपना लेजिस्लेचर, है ना, और जुडिशरी, इनके बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर डिवाइडेड है ना। तो ये पावर कैसे डिवाइडेड है ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो बेसिकली व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हो, जिसमें ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं, बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं, जिसके हेल्प से हम इंडिया को गवर्न करते हैं, है ना, इंडिया का गवर्नेंस हम करते हैं। और सेकेंड, उसमें ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है, जो पावर है किस ऑर्गन के पास कौन सी पावर है। जैसे इंडिया में 3 ऑर्गन काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, जुडिशरी चेक करता है ना, कि लॉ सही है कि नहीं, और अगर कुछ वायलेशन हो रहा है तो उस पर उसका रिव्यू करता है, राइट। तो ये 3 ऑर्गन्स के बीच में कौन कौन सी, किस किस ऑर्गन को क्या क्या पावर है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है एक डॉक्यूमेंट में जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली अ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स, है ना, स्पेसिफाइंग हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न। तो रूल्स हैं जिससे आप कंट्री को गवर्न करते हो, या प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जिससे आप कंट्री को गवर्न करते हो। हाउ द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट। एंड सिटीजन्स के पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे जो अपने होते हैं ना, कौन कौन से सिटीजन्स राइट्स इंश्योर करते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ स्टेट या सेंटर को फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, मतलब टोटल कैसे कंट्री को गवर्न करना है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये सब एक ही चीज़ में लिखा हुआ है, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया कि रूल्स हैं बेसिकली, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, राइट्स दिए हुए हैं, ड्यूटीज़ हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं स्टेट्स के लिए कि कैसे गवर्न करना है इंडिया को। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई सारे ऑर्गन्स के बीच में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो ये सब अब कहाँ दिया हुआ है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है कि जिसको आप रेफ़र करते हो जब आप किसी चीज़ का डाउट होता है। जैसे बाइबल होता है ना, कोई लाइफ में चीज़ समझ में नहीं आती तो लोग बाइबल या भगवत गीता उठाते हैं ना।
तो वैसे ही इंडिया को गवर्न करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो लोग किसको रेफ़र करते हैं, तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करते हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या फंक्शन है। हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली रूल्स हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम बेसिकली गवर्न करते हैं। तो आप देखोगे जब जो इंडिया है, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, ठीक है। तो इन सब के बीच में इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना, ताकि ये लोग हारमनी से रह पाएँ, राइट, साथ में सब रह पाएँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। तो वो ये इंश्योर करते हैं, ये रूल्स जो दिए गए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, कैसे सब हारमनी में रह लेते हैं सारे एक इंडिया के अंदर। अब इंडिया देखो कितना डाइवर्स है, राइट, इंडिया इज़ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, राइट। तो ये लोग सब एक यूनिट में कैसे रह पाते हैं, क्योंकि एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं जो सब फॉलो करते हैं, जो सबके लिए कॉमन है, राइट। और ऐसे ही करके ये कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है कि ये रूल्स प्रोवाइड करता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रूल्स जो है वो एनफोर्सेबल है। सिर्फ रूल्स बना देने से कुछ नहीं होता है ना, वो एनफोर्सेबल भी होने चाहिए। मतलब अगर उसको कोई वॉयलेट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आप अगर स्टेट अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है ना। और ऐसे ऐसे राइट्स भी दिए गए हैं जिसमें आप जिसमें स्टेट आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता बेसिकली, है ना। तो दे हैव टू बी वेरी लिमिटेड एंड दे हैव टू फॉलो द रूल्स वाइल डूइंग एनीथिंग, राइट। तो एनफोर्सेबल भी हैं, है ना। कोर्ट में आप जा सकते हो अगर आपका राइट वॉयलेट हो रहा है, राइट। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो एनफोर्सेबल होते हैं, ठीक है। एंड दे अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ताकि सब हारमोनी से रह पाए, है ना। तो एक फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो गया कि ये जो रूल्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं, दैट दोज रूल्स इंश्योर कि मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो पाए, है ना, सोसाइटी में सब लोग मिल बांट के रह पाएँ, है ना, अच्छे से रह पाएँ और एक साथ रह पाएँ, ठीक है। तो एक फंक्शन ये हो गया कि भाई एक साथ में रहने के लिए जो साथ में रहने की चीज़ है, जो चीज़ बाइंड करती है इन सबको, दैट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फंक्शन देखते हैं। इट स्पेसिफाइज हु हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी। जैसे हमने बात किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और अपना किसमें जुडिशरी में डिवाइडेड होती है ना। तो ये डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है ना, कौन सोसाइटी में डिसीजन लेगा, है ना, लॉ कौन बनाएगा, लॉ इम्प्लीमेंट कौन करेगा, लॉ को चेक कौन करेगा, ये सब डिफाइंड है ना। और ये भी डिफाइंड है कि हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट बनेगी कैसे, है ना। लोग पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, है ना, लोग पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और फिर रिप्रेजेंटेटिव जाके गवर्नमेंट बनाएंगे। इंडिया में ऐसे ही होता है ना, ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में कैसा होता है, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मोनार्की मतलब वहाँ पे क्वीन रूल करती है ना, क्वीन सबसे ऊपर होती है ना। जैसे हमने बोलते हैं ना, जैसे जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो क्वींस प्रोक्लेमेशन आता था ना, कि क्वीन का प्रोक्लेमेशन है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि क्वीन हेड होती है ना, क्वीन इज सुप्रीम, ठीक है। तो और ये पोजीशन जो होती है दैट इज़ हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब इनके बच्चे फिर आके इसी पोजीशन पे रूल करेंगे, कोई मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है ना। रशिया में सिंगल पार्टी सिस्टम है, सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी होती है ना। चाइना में भी इसी टाइप का सिस्टम है, सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी होती है ना। तो यहाँ पे तो ये मोनोपोली हो गई ना। अब लोग वोट भले देते हैं, आप बोलोगे डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट एक ही पार्टी खड़ी हो रही तो काहे का डेमोक्रेसी, लोगों के पास चॉइस थोड़ी है ना। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। लोग अपने साथ डिसाइड करते हैं कि कौन रूल्स बनाएगा, किसको वो सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। पीपल डिसाइड बाय वोटिंग एंड सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट। तो लोग वोट करते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना। इंडिया में ऐसा होता है। तो ये ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है इस चीज़ की, है ना। तो ऐसे इंडिया में ऐसा होता है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है कि वोटिंग से सिलेक्शन होगा और रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होंगे, ये सब लिखा हुआ है कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता तो ये थोड़ी कोई फॉलो हो रहा होता, समझ में आ रहा है। इट स्पेसिफाइज हु हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजन, कौन है डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर सोसाइटी में लोग हैं, लोग फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, ठीक है। तो बेसिक ये पावर स्टार्ट होता है लोगों से। लोग अपनी पावर ट्रांसफ़र करते हैं किसको, रिप्रेजेंटेटिव्स को, और रिप्रेजेंटेटिव्स फिर अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं
गवर्नमेंट डिसीजंस लेने में, राइट। तो ये सब कहाँ से आता है, ये सब किसका फंक्शन है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, राइट। इंडिया में क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि क्या लॉज एंड पॉलिसीज़ बनेंगे, है ना, और उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है ना, तो एग्जीक्यूटिव्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट बनाएगा लॉ, ये किसकी है, ये किसने दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया हुआ है कि भाई जो उसका लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो लॉज बनाएगा, राइट। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि लॉ कौन बनाएगा, लॉ कैसे बनेगा, लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ये सब अपना कहाँ है, ये सब किसका फंक्शन है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ता है, दूसरा फंक्शन क्या है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा था, ठीक है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो अगर आपने ये पढ़ा होता कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन एक ये है तो आप उसको सही कर देते हैं ना। अगेन अ वेरी बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोलता है और क्या फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के कि पावर को लिमिट करता है। अब देखो आपने कुछ स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स बना दिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि पावर कैसे एक्सरसाइज होगी, पावर कैसे एलोकेट होगी, है ना। तो ये सब रूल्स लिखे हुए हैं, तो ये किस क्या करता है, ये लिमिट करता है गवर्नमेंट को, है ना, कि आप कुछ भी आर्बिटरी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, है ना। आपके पास कुछ लिमिट्स हैं, है ना, आपको उन लिमिट्स के अंदर ही फंक्शन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप जाके किसी की नसबंदी करा दोगे, है ना, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ऐसा किया था तो क्या हुआ, उसको स्क्रैप कर दिया गया था, है ना। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इंदिरा गांधी ने अपने मन से लगा दी थी ना इमरजेंसी, उसने कोई अप्रूवल नहीं लिया था कैबिनेट का। तभी तो इसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको अगर इमरजेंसी लगानी है तो आपको रिटन रिटन अप्रूवल चाहिए कैबिनेट का। विदाउट रिटन अप्रूवल यू कांट अप्लाई इमरजेंसी, है ना। ऐसा हो गया उसके बाद, ठीक है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, राइट। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो पावर है गवर्नमेंट की वो बहुत ही लिमिटेड है, उनको कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स के अंदर काम करना है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा होता तो इट वुड हैव एंश्योर्ड व्हाट, टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब कुछ भी कर रही है गवर्नमेंट, जो मन चाहे वो कर रही है, ठीक है। कल को गवर्नमेंट बोल दे कि आपको आपको हाथ में अपना आधार कार्ड का टैटू बना के चलना है ना, नहीं चलोगे तो जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये टिरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव हो गई, है ना। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता गवर्नमेंट को ये सब करने के लिए। तो व्हाट इट डज इज इट लिमिट्स द गवर्नमेंट टू फॉलो द बेसिक सेट ऑफ रूल्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, ठीक है। तो इट एंश्योर्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, एंड विच एंश्योर्स दैट कि गवर्नमेंट शुड नेवर ट्रेसपास दीज लिमिट्स। मतलब गवर्नमेंट इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकती, है ना। गवर्नमेंट को उस लिमिट के अंदर काम करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी के अंदर गवर्नमेंट को काम करना है, ठीक है। तभी तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को कि भाई अगर गवर्नमेंट आपकी ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो आप कोर्ट के पास जाइए, कोर्ट इंश्योर करेगा कि आपके राइट्स जो हैं वो इंश्योर हो रहे हैं, मतलब आपके राइट्स प्रोटेक्टेड है ना। ये इंश्योर करता है, करेक्ट। फिर आगे और क्या फंक्शंस हैं, और ये है कि इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज़ हैं, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये लोग सब क्या इंश्योर करते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या आपके क्या इंश्योर करते हैं कि आपके पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, है ना, आपके राइट्स को आपको राइट्स को वॉलेट न किया जाए, है ना, आप अच्छे से रहो सोसाइटी में, ठीक है। डीपीएसपीज़ क्या इंश्योर करते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई एक वेलफेयर स्टेट बने, हम सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दें, है ना, और कुछ गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। तो और बाकी आप किसी को अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो। तो ये सब फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ में दिया हुआ है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इट फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी कि भाई वेलफेयर स्टेट इंश्योर करता है, और ये इंश्योर करता है कि सबको बराबर सर्विसेज मिले, जैसे हेल्थ की सर्विसेज हो गई, जैसे एजुकेशन हो गई, है ना, सबको बराबर एजुकेशन मिले, सबको हेल्थ की सुविधा मिले, है ना, और किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से सोसाइटी के एस्पिरेशंस फुलफिल होते हैं कि भाई सब मिल बांट के रह पाते हैं, सबका वेलफेयर इंश्योर होता है ना, और सोसाइटी जस्ट होती है। जस्ट मतलब अच्छी होती है, या इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। तो ये सब कौन इंश्योर करता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है ना कि भाई अनटचेबिलिटी को बैन किया हुआ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता तो लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे होते, तो क्या एक अच्छी सोसाइटी बन पाती, नहीं बन पाती अच्छी सोसाइटी, है ना। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी बना पाएँ, ठीक है, एक लिविंग सोसाइटी बना पाएँ, राइट। तो ये फंक्शन है। और क्या फंक्शन है, इट एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल।
एक हमारी आइडेंटिटी एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया कहाँ से आती है, हमारी आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, क्योंकि हमें राइट्स जो हैं, जो हमारे राइट्स हैं वो हमको कौन देता है, वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा होता कि देयर इज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, एंड एक्सप्रेशन, तो आप क्या कभी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर पाते? नहीं कर पाते। तो आपकी आइडेंटिटी तो हैम्पर होती ना उस टाइम, समझ में आ रहा है। और एक जो राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मैं छीन लूँ तो क्या आप अच्छे से रह पाओगे? आप नहीं रह पाओगे, आपकी आइडेंटिटी अलग होगी, है ना, आप डर डर के रहोगे, करेक्ट, क्योंकि आपको लगेगा गवर्नमेंट कभी भी मेरी लाइफ ले सकती है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या इंश्योर करती हैं? ये सब आपकी आइडेंटिटी को इंश्योर करती हैं, ठीक है। आपका कल्चर, आपका अपब्रिंगिंग, आपके राइट्स, ये सब आपकी आइडेंटिटी को इंश्योर करते हैं, राइट। People as a collective identity, come into being only through basic constitution by agreeing to certain basic set of norms on how they should be governed, ठीक है। एक हम अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स एंड रूल्स लिखे हुए हैं, बट उसमें ड्यूटीज़ भी लिखी हुई हैं, ठीक है, कि जो आपको फॉलो करनी है। सिर्फ आपको राइट्स थोड़ी मिले हुए हैं, आपको ड्यूटीज़ भी मिली हुई हैं। आपके पास राइट्स हैं तो आपके पास ड्यूटीज़ भी हैं, है ना, उसको परफॉर्म करने के लिए। आपके पास कुछ मॉरल्स हैं कि भाई आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। आपको नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है ना। आपको डिग्निटी ऑफ वुमेन इंश्योर करनी है ना। तो ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है फॉलो करने के लिए। और कुछ कुछ लिमिट्स भी सेट की हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना। कुछ कुछ लिमिट्स में, जैसे मैंने बोला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब थोड़ी आप किसी को जाके अब्यूज़ कर दोगे, है ना। लिमिट है, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिट्स कौन इंश्योर करता है? ये लिमिट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, ठीक है। आपको पॉलिटिकल राइट्स तो दिए हुए हैं, ठीक है, बट आपके पास लिमिट्स भी हैं, ठीक है। सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, ठीक है। आप उन नॉर्म्स को अग्री करते हो, आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ये राइट है, बट मैं अपनी लिमिट्स के अंदर इसमें काम करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं राइट टू मूवमेंट है, मान लो आपके पास राइट टू मूवमेंट है तो आप किसी के घर में घुस गए, है ना, तो वो चोरी हो जाएगी, है ना, वो ट्रेसपासिंग हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं करनी है ना, वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है आपके पास। तो आप एक सेट ऑफ नॉर्म्स को एग्री करते हो कि हाँ ये नॉर्म्स हैं, इसके अंदर मेरे को ऑपरेट करना है, जैसे गवर्नमेंट करती है ना। गवर्नमेंट के पास भी लिमिट है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी लिमिट करता है ताकि वो आर्बिट्ररी पावर ना एक्सरसाइज करे। वैसे ही हमारे ऊपर भी लिमिट्स हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या करता है? पॉलिटिकल आइडेंटिटी इंश्योर करता है और मोरल आइडेंटिटी इंश्योर करता है कि आपके कुछ मॉरल्स हैं। आपकी ड्यूटी है कि आप आप अपने बच्चे को एजुकेशन दो, आप वुमेन्स को रिस्पेक्ट करो, आप इक्वली ट्रीट करो सबको, राइट। और आप क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो। तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आप नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करो। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, ठीक है। आपने अग्री किया है इस चीज़ को, राइट। तो दिस इज़ व्हाट। अब आप जाके भाई बोलने लगो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ये सब क्या है? ये सब ख़राब चीज़ है, राइट। ये सब आप नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं करता है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, है ना। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, राइट। आप एक यूनियन ऑफ स्टेट्स में रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, तो आप उसी को ही गालियाँ नहीं दे सकते, है ना। तो ये सब कहाँ से आता है? आप इस चीज़ को अग्री करते हो ना, ये सब मॉरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को आप अग्री करते हो जब आपको सिटीजनशिप मिलती है ना, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन लिमिट्स आप ऑपरेट करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि राइट टू, आपके पास कुछ भी है राइट टू, तो आप चले जाओगे बस कि भाई मेरे पास राइट टू एक्सप्रेशन है तो मैं कुछ भी करूँगा, है ना। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। आपने अग्री किया है कुछ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को, है ना, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये चीज़ है। और क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो एंजॉइन द गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, राइट। तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाती है तो ये प्रिंसिपल्स को माइंड में रख के बनाती है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं कि जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करे। जैसे अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के केस है या फिर आपकी ओल्ड एज हो गई है, ठीक है, तो आपको पेंशन मिले, है ना, आपको अलाउंस मिले, है ना। तो ये सब DPSPs इंश्योर करते हैं, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट हो वर्कर्स का, है ना। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब DPSPs में आता है। तो DPSPs बेसिकली वेलफेयर स्टेट को टारगेट करते हैं कि हम जो फाइनली हमारी सोसाइटी होगी उसमें हम वेलफेयर इंश्योर करेंगे, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को इफेक्टिव, मतलब सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली वेलफेयर स्टेट को इंश्योर करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।